नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के साउथर्न स्टेट तमिलनाडु की बात करेंगे। तमिलनाडु को हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ के टर्म से देखेंगे। साथ में यह भी जानेंगे कि आखिर यह इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट रिचेस्ट स्टेट कैसे बना। दोस्तों, अगर हम इतिहास में देखें तो संगम काल से यह स्टेट अपनी एक अलग पहचान बना चुका था। इस दौरान 3 डायनेस्टी ने इस पर रूल किया। पश्चिम में चेर, उत्तर में चोल और दक्षिण में पांड्यास ने। इन तीनों डायनेस्टी ने फर्टाइल लैंड का उपयोग कर एग्रीकल्चर को प्रमोट किया। तीनों डायनेस्टी की जानकारी इंडिका अष्टाध्यायी ऐतरेय नामक पुस्तक से मिलती है। चोल वंश के राजाओं ने कृषि के लिए यहाँ से बहने वाली कावेरी नदी पर बांध बनवाया था। चोल शासकों ने मंदिर निर्माण में भी प्रवीणता हासिल की। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर इसका सुंदरतम उदाहरण है। पुरातात्विक साक्ष्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि तमिलनाडु 400 शताब्दियों से भी अधिक समय से बसा हुआ है और इसका 5,500 वर्षों से भी अधिक का निरंतर सांस्कृतिक इतिहास रहा है। कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी अम्मन मंदिर, रामेश्वरम का रामानाथ स्वामी मंदिर, तिरुचिरापल्ली का श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर आदि इसके उदाहरण हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल चोलास का बृहदेश्वर मंदिर, अरातेश्वर मंदिर, गंगई कुंड, चोलापुरम मंदिर तथा पल्वास का महाबलीपुरम का ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स यहाँ का प्रमुख आकर्षण केंद्र रहा है। यूरोपीय उपनिवेशीकरण की शुरुआत 17वीं शताब्दी में व्यापार बंदरगाहों की स्थापना के साथ हुई। भारतीय स्वतंत्रता से पहले 2 शताब्दियों तक अंग्रेजों ने मद्रास प्रेसिडेंसी के रूप में दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों को अपने नियंत्रित में किया। 16वीं सदी के मध्य में विजयनगर साम्राज्य के पतन होने के बाद मराठों ने अपना अधिकार इसके उत्तरी क्षेत्रों में किया। मद्रास प्रेसिडेंसी का अधिकांश भाग दक्षिणी भारत में शामिल था। 1799 में हुए चौथे आंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर पूरी तरह से अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया था। स्वतंत्रता के बाद 1956 में मद्रास राज्य के तेलुगु और मलयालम हिस्सों को तमिलगम राज्य से अलग करने के बाद राज्य सरकार द्वारा 14 जनवरी 1969 को इसका नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार तमिलनाडु टूरिज्म के मामले में देश का सबसे टॉप डेस्टिनेशन है। ये वो राज्य है जहाँ पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आकर मिलते हैं और एक खूबसूरत सा लैंडस्केप बनाते हैं। ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से 10वां सबसे बड़ा राज्य है तमिलनाडु तथा जनसंख्या के मामले में 6वां बड़ा राज्य है, जिसके ईस्ट में वे ऑफ बंगाल, वेस्ट में केरला, नॉर्थ वेस्ट में कर्नाटक, नॉर्थ में आंध्र प्रदेश और साउथ में इंडियन ओशियन लोकेटेड है। तमिलनाडु का वेस्टर्न बॉर्डर जो कि केरला के साथ शेयर करता है, इस पर पूरी तरीके से वेस्टर्न घाट के पहाड़ियों का प्रभुत्व है। इसकी वजह से तमिलनाडु में मानसून विंड नहीं पहुंच पाती हैं और इस स्टेट में साउथ वेस्ट मानसून से लगभग ना के बराबर वर्षा होती है। इन पहाड़ियों के बीच कुछ नेचुरल गैप्स भी हैं, जिनमें पाल घाट गैप मेन है। ये गैप तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरला के पालक्कड़ से जोड़ता है। वेस्टर्न घाट तमिलनाडु में 2500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। नॉर्थ में नीलगिरी हिल्स से लेकर साउथ में कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ है। नीलगिरी हिल्स स्टेट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। डोडा बेटा इस रेंज की हाईएस्ट पीक है। ऊटी और कुन्नूर जैसे मेजर हिल स्टेशन इस रेंज में लोकेटेड है, जो कि टूरिज्म के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनते हैं। अन्नामलाई हिल वेस्टर्न बॉर्डर पर लोकेटेड है। इसका नॉर्दर्न स्लोप टी और कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए काफ़ी फेमस है। इसी तरह से ईस्टर्न घाट के कुछ हिल्स तमिलनाडु में लोकेटेड है। जवादु, शिवरायन, कल्लायन, कोल्लीमलाई, पंचमलाई हैं। मेलवट्टू पीक जवादु हिल्स का हाईएस्ट पीक है। सैंडलवुड की हैवी इलीगल लॉगिंग होने की वजह से ईस्टर्न घाट के इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन हुआ है। इस स्टेट में करीब 17 छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। कावेरी, वैगई, पलार इस स्टेट की 3 सबसे बड़ी नदियां हैं। तमिलनाडु के एशियन साइट में कावेरी नदी को पन्नू के नाम से जाना जाता था। इस रिवर पर मिटूर डैम लोकेटेड है, जिसे 1934 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था। कावेरी नदी स्टेट को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तमिलनाडु में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। 20 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अगर हम नेशनल पार्क देखें तो मधुमलाई नेशनल पार्क ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पर लोकेटेड है। गुंडी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इसको अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहते हैं।
मुकुर्थी नेशनल पार्क और डॉल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। ये साउथ एशिया का पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। ये इंडियन ओशियन में लोकेटेड है। 21 आइसलैंड में फैला हुआ है। ये इकोनॉमिक्स के टर्म में देखें तो प्राचीन काल में ही 500 BC से 900 CE के बीच अलांकुलम एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर के रूप में उभरा था। उस समय यह पोर्ट सिटी के रूप में भी जाना जाता था। रोमन्स हांग चाइनीज के साथ ट्रेड रिलेशन डेवलप किए गए। इस पोर्ट से स्पाइसेस टेक्सटाइल ट्रेड किए जाते थे। 17वीं शताब्दी में यूरोपियन कंपनियों ने ईस्टर्न कोस्ट में सेटल करना शुरू किया। 1609 में डच ने पुलकट में सेटल किया। 1639 में ब्रिटिशर्स ने मद्रास में सेटल हुए। मद्रास के लोकेशन एडवांटेज को यूज कर फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया। इस फोर्ट की मदद से स्टेट ऑफ मलक्का को रेगुलेट किया गया। जहां अभी तक तमिलनाडु पोर्ट सिटी के रूप में उभरा, वहीं आज़ादी के बाद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ने स्टेट को गति प्रदान की। आज तमिलनाडु देश का मोस्ट ग्रोथ इंडस्ट्रियल स्टेट माना जाता है। तमिलनाडु को आज फैक्ट्री ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्टेट अपने हाईली अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है। आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तमिलनाडु के GDP में 37.36% यानी 1/3% कंट्रीब्यूट करता है। चाहे वह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, लेदर लाइनिंग हो, टेक्सटाइल सेक्टर हो या फिर हैवी इंडस्ट्री हो, यह स्टेट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। आज लगभग 17% फैक्ट्रीज अकेले तमिलनाडु में लोकेटेड हैं। साथ ही इंडिया के इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स कंट्रीब्यूशन में लगभग 16% का योगदान यह स्टेट अकेले देता है। तमिलनाडु अपने ब्रॉड कोस्ट लाइन के कारण यह पोर्ट के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर 3 मेजर पोर्ट्स हैं, चेन्नई, इन्नौर, तूतीकोरिन। 17 माइनर पोर्ट्स भी हैं। चेन्नई पोर्ट इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तमिलनाडु अपने वेल कनेक्टेड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जाता है। अगर हम पावर सेक्टर की बात करें तो तमिलनाडु में इंडिया का 3rd लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है। यहाँ पर कई पावर प्लांट्स लगाए गए हैं। कुडनकुल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर काम चल रहा है, जो कि 2000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के साथ इंडिया का लार्जेस्ट एटॉमिक पावर प्लांट होगा। रसिया के साथ मिलकर भारत इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसके 2027 तक पूरी क्षमता से काम करने की उम्मीद है। तमिलनाडु में लिटरेसी रेट 80.09% है। 500 से भी अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज है, जैसे IIT मद्रास, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी आदि। अलग अलग रीजन में अलग अलग इंडस्ट्री को सेटअप किया गया है, जैसे शिवकाशी में मैच स्टिक और फायर वर्क के लिए, तिरुपुर में किटन गारमेंट्स के लिए और चेन्नई में ऑटोमोबाइल के लिए इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया गया है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा दलित उद्यमी हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो तमिलनाडु में इंडिया का लगभग 16% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चर किया जाता है। इंडिया का 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर है। निर्यात के आंकड़ों के अनुसार 2023 में अप्रैल से अक्टूबर तक कुल $4.78 बिलियन के निर्यात के साथ तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक निर्यात चार्ट में सबसे टॉप पर रहा था। चेन्नई आज इमर्जिंग हब ऑफ इंडिया के रूप में उभरा है। कई कंपनियां जैसे सैमसंग, मोटोरोला, फॉक्सकॉन, सोनी रिक्सन, सिस्को, डेल, इन सब ने चेन्नई को साउथ एशिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया है। करंटली तमिलनाडु इंडिया का 2nd लार्जेस्ट स्मार्टफोन प्रोड्यूसर और इंटरनेट सब्सक्राइबर है। विलोर डिस्ट्रिक्ट इंडिया का टॉप मोस्ट लेदर फिनिशिंग गुड्स का एक्सपोर्टर है। तमिलनाडु को टेक्सटाइल हब ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पर स्पिनिंग से लेकर गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग तक सभी प्रोडक्शन के चेन फैकल्टीज मौजूद हैं। इंडिया का ऑलमोस्ट 50% स्पिनिंग मिल्स तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के वेस्टर्न रीजन कोयम्बटूर, तिरुपुर, ईरोड, नमक्कल, करूर और डिंडीगुल में मेजॉरिटी स्पिनिंग मिल और गारमेंट्स यूनिट पाए जाते हैं। यहाँ से गुड्स को डायरेक्टली यूरोप, बांग्लादेश और चाइना में एक्सपोर्ट किया जाता है। तिरुपुर को अपने कॉटन प्रोडक्शन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के कारण इसे डॉलर सिटी भी कहा जाता है। यहाँ से किटन गारमेंट्स को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसका नेट रेवेन्यू 3 बिलियन से भी ज़्यादा है। करूर होम टेक्सटाइल, कर्टन क्लॉथ, बेड लिनेंस, किचन लिनेंस, टेबल लिनेंस का मैन्युफैक्चरिंग हब है। यहाँ से इन सबको एक्सपोर्ट भी किया जाता है।
मदुरई और कांचीपुरम हैंडलूम साड़ी के लिए फेमस है। कोयम्बटूर में लोकेटेड लक्ष्मी मशीन वर्क को दुनिया के 3 मेजर टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में माना जाता है। टेक्सटाइल कंपोनेंट को यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कर यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसी कारण इसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। ईरोड साउथ इंडिया का मेजर रिटेल एंड होलसेल मार्केट है। केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल में यह स्टेट 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। यहाँ पर 2500 से भी ज़्यादा केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं। थूथीकोरिन मेजर केमिकल प्रोड्यूसर है। लीडिंग MNCs जैसे IFF, DOW, CPCL, टाटा केमिकल, सनमार्ग ने अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस यहीं पर इस्टेब्लिश किया है। पॉलीमर इंडस्ट्रीज की मदद से प्लास्टिक प्रोड्यूस किया जाता है। इन सभी इंडस्ट्रीज़ के बदौलत 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाता है। अशोक लीलैंड डिफेंस सिस्टम और महिंद्रा एरोस्पेस जैसी कंपनी ने अपना बेस यहीं पर इस्टेब्लिश किया है। यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट डिफेंस कॉरिडोर चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर और एरोस्पेस पार्क भी मौजूद है। फ्रेंच एरोस्पेस और डिफेंस जायंट एयरबस ने यहाँ पर $1 बिलियन से भी ज़्यादा एरोस्पेस में इन्वेस्ट किया है। तमिलनाडु फूड के मामले में 2nd हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। फूड प्रोसेसिंग में टोटल कंट्री का 8% यह स्टेट कंट्रीब्यूट करता है। टाटा कॉफ़ी, ब्रिटानिया, नेस्ले, पेप्सिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जैसी बड़ी MNCs कंपनियों ने अपना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहीं पर इस्टेब्लिश कर रखा है। मेडिकल टूरिज्म के लिए तमिलनाडु की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि भारत में आने वाले सभी फॉरेन पेशेंट में से 40% पेशेंट तमिलनाडु आते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई को हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया का टाइटल मिला हुआ है। स्टेट के कुछ मेजर सिटीज़ जैसे चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और वेल्लोर में मेजॉरिटी इंटरनेशनल पेशेंट आते हैं। तमिलनाडु में हर साल 15 लाख पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। कार्डियक ट्रीटमेंट, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, इनफर्टिलिटी प्रोसीजर और कैंसर ट्रीटमेंट जैसी सर्विसेज को एवोल करते हैं। इनमें से 60% पेशेंट सर्जरीज के लिए विजिट करते हैं। यहाँ के अपोलो हॉस्पिटल में पिछले 10 सालों में इंटरनेशनल पेशेंट का अराइवल 350 से 400% बढ़ा है। करंटली 65 से 70 हज़ार पेशेंट सिर्फ चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में विजिट करते हैं। करीब 120 से ज़्यादा देशों से भारत पेशेंट आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। करंटली ये सेक्टर 29.3% के साथ ग्रो कर रहा है। तमिलनाडु विजिट करने वाले इंटरनेशनल पेशेंट में से काफ़ी पेशेंट ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन के लिए आते हैं, क्योंकि ये स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए भारत में नंबर 1 है। डिजीज ऑर्गन डोनेशन में भी तमिलनाडु भारत में फर्स्ट रैंक होल्ड करता है। तमिलनाडु में ऑर्गन डोनेशन रेट 1.8 पर मिलियन पॉपुलेशन है, जो कि नेशनल एवरेज से 7 टाइम ज़्यादा है। हेल्थ कोर प्रोफेशनल का नेटवर्क पूरे भारत में वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट स्टेट है। ये 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर 8 डॉक्टर में से 1 डॉक्टर तमिलनाडु से था। WHO के मुताबिक पर 1000 पॉपुलेशन के लिए 1 डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन 2018 की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु में पर 1000 पॉपुलेशन के लिए 4 डॉक्टर एग्जिस्ट करते हैं। पूरे स्टेट में लगभग 48 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और कई सारे आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भी हैं। तमिलनाडु में इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट बेड पॉपुलेशन रेशियो है, जहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 60,000 बेड तो प्राइवेट हॉस्पिटल में वहीं 15,000 बेड्स हैं। चैलेंजेस ऑफ तमिलनाडु: इतनी अच्छी मेडिकल सुविधा होने के बाद भी रूरल एरिया और स्मॉल टाउन में रहने वाले लोगों के लिए क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को एक्सेस करना किसी भी स्ट्रगल से कम नहीं है। वहीं पब्लिक मेडिकल फैसिलिटीज़ में एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल नहीं है और ना ही ये वेल इक्विप्ड हैं। हालांकि ये समझना भी ज़रूरी है कि 1.4 बिलियन पीपल को सर्व करना बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन गवर्नमेंट अगर एक वेल प्लान के साथ काम करे तो ये टास्क कंप्लीट किया जा सकता है और सभी को अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिल सकती हैं। कुछ समय से ये स्टेट हाई डिप्थ से गुजर रहा है। 2020-21 में 4.86 लाख के पार चला गया था ये डिप्थ। एग्रीकल्चर तमिलनाडु के GDP में केवल 13% ही कंट्रीब्यूट करते हैं। 2/3 लाइवलीहुड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, जिसमें 93% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं। वाटर स्कार्सिटी, लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ ने रूरल इकोनॉमी को कम्प्लीटली डिस्टर्ब किया है। वेस्टर्न घाट के रेन शैडो एरिया में होने के कारण यहाँ वर्षा लौटते मानसून नॉर्थ ईस्ट विंड से होती है, जो कि पर्याप्त नहीं है, इसलिए यहाँ पर वाटर क्राइसिस हमेशा बनी रहती है। तिलोर, कृष्णागिरी, धर्मपुरी,
सलेम, तिरुचिरापल्ली, ये सारे जगह लगातार सूखे की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई मेजर स्टेप्स भी लिए गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने चेन्नई के सभी बिल्डिंग्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर मैंडेटरी कर दिए हैं। चेन्नई कॉर्पोरेशन ने सिटी ऑफ 1000 टैंक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और गवर्नमेंट की मदद से मैन मेड टेम्पल टैंक को रिस्टोर किया जाएगा। स्लोपिंग रीजन में नए टैंक बनाए जाएंगे जो कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हेल्प करेंगे। बाकी आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।